हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एमसीक्यू रहेंगे हमारे लगभग कुछ क्वेश्चन सॉइल साइंस के रहेंगे, कुछ एग्रोनॉमी के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे एनिमल हस्बेंड्री के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंट से रहेंगे। बट जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्वेश्चंस को हम समझेंगे, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बफेलो मिल्क इज व्हाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बफेलो का जो मिल्क है वो व्हाइट कलर का होता है, किसके प्रेजेंस के कारण? पहला ऑप्शन है हमारा केसिन, दूसरा है हमारा प्रोलैक्टिन, तीसरा है लैक्टोज, चौथा है ऑक्सीटोसिन और पांचवा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो बफेलो का मिल्क होता है वो व्हाइट इन कलर आता है, वो किसके प्रेजेंस के कारण आता है? वो केसिन के प्रेजेंस के कारण। केसिन के प्रेजेंस के कारण जो बफेलो मिल्क रहता है वो व्हाइट कलर का दिखता है। एक्चुअली ये जो केसिन होता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है मिल्क का, है ना। अब वही ये मिल्क का प्रोटीन जो केसिन है ये क्या करता है, हमारे जो मिल्क में कैल्शियम और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उसके साथ मिलके एक टाइनी पार्टिकल्स बनाते हैं जिसको हम मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल्स। अब जब लाइट इस केसिन मिसेल्स पर फॉल होता है तो उसको रिफ्लेक्ट और स्कैटर कर देता है, जिसके कारण मिल्क का अपीयरेंस व्हाइट दिखने लगता है हमें, है ना। तो ये एक थे केसिन। अब इसी में आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, केरोटीन के बारे में। केरोटीन, ये केरोटीन की वजह से जो काउ मिल्क है वो येलो कलर के दिखता है। केरोटीन की वजह से जो काउ मिल्क है वो कैसा दिखेगा? येलो दिखता है। अब बिसाइड केरोटीन का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है कि वो येलो अपीयरेंस दे काउ मिल्क के, केरोटीन का और भी काम है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है केरोटीन। किसका? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा, ये प्रिकोसर भी होता है विटामिन ए का। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो बफेलो मिल्क है वो व्हाइट इन कलर आता है, किसके कारण? कैसीन की वजह से। ठीक है, और जो काउ मिल्क है वो येलो इन कलर दिखता है, किसके वजह से? केरोटीन के माध्यम से। साथ में क्या देखा कि केरोटीन जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, साथ साथ ये विटामिन ए का प्रिकॉसर भी होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि काउ मिल्क जो होता है वो लाइट येलो इन कलर दिखता है, किसके वजह से दिखता है? तो वो हमने देखा कि वो केरोटीन की वजह से दिखता है। उसके बाद बफेलो मिल्क व्हाइट इन कलर क्यों दिखता है? तो बफेलो मिल्क व्हाइट इन कलर दिखता है कैसीन के कारण। अब कौन सा हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है केटल में मिल्क फॉर्मेशन के लिए, दूध बनाने के लिए? वो कौन सा है? हमारा प्रोलैक्टिन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जो मिल्क है उसमें मेन शुगर या कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? दूध में कौन सा होता है? तो हमारा लैक्टोज होता है, जो कि एक डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। जो मिल्क के अंदर फैट है वो किस फॉर्म में रहेगा? वो इमल्सन के फॉर्म में रहता है। ये टाइप्स ऑफ इमल्सन भी पढ़ना है ना, ये आपको एनिमल हस्बेंड्री वाले लेक्चर में अच्छे से मिल जाएगा। फिर जो प्रोटीन है मिल्क में वो किस फॉर्म में रहता है? वो कोलाइडल फॉर्म में रहता है। किस में फॉर्म में रहता है? कोलाइडल फॉर्म में रहता है। वही कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए? लेट डाउन ऑफ मिल्क में का मतलब क्या होता है? डक में मिल्क को रिलीज करना। तो लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है केटल में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, हाँ, ये हमारा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बैच है जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 सितंबर से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच रहेगा। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। वो बाकी की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका जेनेटिक्स वाले सेक्शन से है। द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स obtained in F2 generation from selfing the plants with genotype capital R small r would be। यहाँ पर पूछा है
कि कितने हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड होंगे F2 जनरेशन में जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। देखिए अगर हम बात करें, ये देखिए कैपिटल आर ये होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल आर ये भी क्या है हमारा होमोजाइगस कंडीशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स दो अलग अलग फैक्टर्स आ गए हैं, जीन जो है हमेशा पेयर में रहता है, दो अलग फैक्टर्स आ गया तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक डोमिनेंट पेरेंट लिया कैपिटल आर, सपोज ये किसी कलर के लिए रेड कलर के लिए, ठीक है, हमने एक रिसेसिव पेरेंट ले लिया, ये व्हाइट कलर के लिए है, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर और इसका बना हमारा स्मॉल आर। लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पहला जनरेशन आ गया, ये फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन आ गया। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कैसा रहेगा, रेड रहेगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट होगा स्मॉल आर पर। अब बोल रहा है इसका जब आप सेल्फिंग करेंगे, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कीजिएगा, तो कितने यहां पर क्या है, कितने परसेंटेज जो होंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे। तो इसका भी क्या बनेगा, दो गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके दो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये गैमेट यहां ले लिए एक पेरेंट का और दूसरा पेरेंट का गैमेट यहां ले लिए। ठीक है, जब हम इनको क्रॉस किए तो क्या है कैपिटल आर, इसको क्रॉस किए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो टोटल 4 बने हैं, 1 2 3 4। ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, और ये दो जो हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। तो दो जो हैं 4 में हेट्रोजाइगस हैं, तो परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 50% F2 जनरेशन में। पहला जनरेशन ये रहा, ये हमारा कौन सा है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 50% ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, ये जेनेटिक्स वाले सेक्शन का क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सैंडी सॉइल में, सिल्टी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, सिल्ट लोम में, क्ले लोम में। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर हीट का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर। ऑब्वियस बात है कि अगर हीट की मूवमेंट की बात करेंगे तो हीट का मूवमेंट पार्टिकल के कांटेक्ट से होता होगा, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर किया, इस तरह से वो जितने ज्यादा पास पार्टिकल्स होंगे उतने जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा, है ना, यानी मतलब उसका उतना ज्यादा क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगा। यानी कि अगर हम बात कर देते हैं कि ऐसे सॉइल जिसका पोरोसिटी ज्यादा है मगर पोर स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ का पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा, तो हीट ट्रांसफर वहाँ दिक्कत से होगा। तो इसका मतलब जब पार्टिकल क्लोज होंगे तो वहां पर हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सैंडी सॉइल की, अगर हम बात कर ले तो वहां पर पोरोसिटी कम होता है एज कंपेयर टू द क्लेई सॉइल। तो अब यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, पोरोसिटी का। पोरोसिटी अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं एक वेट सॉइल ले लिए और एक ड्राई सॉइल ले लिए, तो वेट सॉइल में थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है ना, वेट सॉइल में थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। यानी कि जब हम सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तीसरा, जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। कैसे भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था, आपको मैंने एक और लेक्चर में बताया था कि जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो पोरोसिटी बढ़ जाएगा, और पोरोसिटी बढ़ जाएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो हम यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि पोरोसिटी सबसे कम इसमें किसका होता है, सैंडी सॉइल का, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा किसमें होगा, हमारा सैंडी सॉइल का सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, तो ये मूवमेंट ऑफ हीट इन सॉइल है, ठीक है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हम सॉइल में क्या करेंगे, मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉइल में हम क्या करेंगे, मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट का मूवमेंट ज्यादा होगा। यही कारण है कि वेट सॉइल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ड्राई सॉइल। थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि देखिए वहां पर
ड्राई सॉइल में जो पोर स्पेस होते हैं, पोर्स होते हैं, वो हवा से ऑक्यूपाइड रहते हैं और वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, फिर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा जब पोरोसिटी बढ़ाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था, यही रीजन है कि सैंडी सॉइल का ज्यादा होता है थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द क्ले सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है, पोरोसिटी कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर जब हम ऐड कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, या टीलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डालो या आप टीलेज ऑपरेशन करो, पोरोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, which of the following fertilizer has lowest equivalent acidity? ठीक है, डाइअमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, कैन फर्टिलाइजर, एनहाइड्रस अमोनिया, एमोनिकल क्लोराइड। लोवेस्ट इक्विवेलेंट एसिडिटी, एक्चुअली इक्विवेलेंट एसिडिटी बोलते क्या है, इक्विवेलेंट एसिडिटी किसको बोलते हैं, कितना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट, कितना अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड हो रहा है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि किसी फर्टिलाइजर के, कोई सपोज हम कोई फर्टिलाइजर ने अप्लाई किया है ना, अब उसका कुछ ना कुछ रेसिडुअल होगा, तो वो रेसिडुअल या तो एसिडिक नेचर का हो सकता है या तो बेसिक नेचर का हो सकता है। तो अगर वो एसिडिक रेसिडुअल नेचर का रहा तो हमको कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम इक्विवेलेंट एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, डीएपी, यूरिया, एनहाइड्रस अमोनिया, एमोनियम क्लोराइड या केन। तो देखिए ये तो आप इलिमिनेट करके आसानी से बता सकते थे कि जो केन होता है वो न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है ना, इसलिए इक्विवेलेंट एसिडिटी सबसे लोएस्ट किसका होगा, हमारा केन का ही होगा। किसका होगा, केन का ही होगा। कुछ डाटा भी है वो आप देख सकते हैं। एनहाइड्रस अमोनिया का सबसे हाईएस्ट होता है 148, फिर एमोनियम क्लोराइड का 128, एमोनियम सल्फेट का 110, एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का 93, यूरिया का 80 से 85 और डीएपी का 77। ये हमारा इक्विवेलेंट एसिडिटी है अलग अलग फर्टिलाइजर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये एग्रोनॉमिक्स का इरिगेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। इरिगेशन वाले टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ crop in the field and it is expressed in the centimeter. डेल्टा, ड्यूटी, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, कोर वाटरिंग। हम आपको ये पांचों के पांचों टर्म्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे क्या कर रहा है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल कितना डेप्थ लगेगा पानी को किसके द्वारा, क्रॉप के द्वारा, जब वो क्रॉप मतलब जब एक क्रॉप अपने फील्ड में है उसके इंटायर क्रॉप पीरियड में कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, ड्यूटी, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड या कोर वाटरिंग, है ना। देखिए पहले हम ऐसे जाते हैं, क्रॉप पीरियड पहले आप समझते हैं, क्रॉप पीरियड किसको बोलते हैं, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग टाइम तक का जो ड्यूरेशन होता है किसी भी क्रॉप का, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, वो तो हमारा क्रॉप पीरियड हो गया। बेस पीरियड किसको बोलते हैं, जनरली हम एग्रोनॉमी में क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड एक ही लेते हैं, बट अगर हम बेस पीरियड की बात करें तो सोइंग के बाद जो हमने पहला इरिगेशन दिया और हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले जो हमने लास्ट इरिगेशन दिया, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जनरली अगर आप देखो तो क्रॉप पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, लंबा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बेस पीरियड, बट एग्रोनॉमी में हम दोनों को लगभग सेम लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। तो टाइम पीरियड दैट इक्लेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इस हार्वेस्टिंग, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वाले को तो हम क्रॉप पीरियड बोल दिए। अब फर्स्ट वाटरिंग जब हम दिए क्रॉप को सोइंग के टाइम पर, और जो लास्ट वाटरिंग देंगे हम हार्वेस्टिंग से पहले, उसको तो हमने बोल दिया बेस पीरियड। बट मैंने आपको बता दिया कि जनरली हम एग्रोनॉमी में दोनों को सेम ही लेते हैं। रहा बात डेल्टा का, तो ये वो डेप्थ है वाटर का, मींस एक को क्रॉप को पूरे इंटायर क्रॉप पीरियड में जितना डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर उसको जरूरी है पूरे क्रॉप पीरियड में, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। और डी क्या होता है कि ये रेशियो होता है एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, कितना क्रॉप का एरिया इरिगेट हुआ है और हमने कितना पानी वहां पर अप्लाई किया है। इट इज क्या है, रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। कितना एरिया क्रॉप का इरिगेट हो रहा है और हम कितना पानी अप्लाई कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम बोलते हैं ड्यूटी ऑफ
वाटर। और इसमें एक रिलेशन भी होता है कि ड्यूटी जो होता है वो क्या होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कोर वाटरिंग को, तो ये फर्स्ट वाटरिंग जो होता है क्रॉप को, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप। पूरे क्रॉप के इंटायर पीरियड में कितना डेप्थ ऑफ वाटर जरूरी है, उसको हम क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देते हैं डेल्टा बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या बोलेंगे, लीचिंग, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज और ड्रेनेज। समझते हैं इसको। देखिए, एक होता है हमारा इनफिल्ट्रेशन और दूसरा होता है हमारा पर्कुलेशन। हम दोनों के लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये लिख रहा हूं मैं सैचुरेटेड कंडीशन और यहां पर लिख रहा हूं, सॉरी, यहां पर लिख रहा हूं अनसैचुरेटेड कंडीशन और यहां पर लिख रहा हूं पर्कुलेशन में लिख रहा हूं सैचुरेटेड कंडीशन। तो इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब सॉइल अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहता है, मतलब जब पोर खाली रहता है, तो वहां पर पानी का एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, कब, ड्यूरिंग अनसैचुरेटेड कंडीशन। फिर धीरे धीरे जब पानी पूरा भर जाता है, नियरली सैचुरेशन कंडीशन आ जाता है, तब जब आप पानी ऊपर से देते हो, तब वो पानी का मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है। क्या होने लगता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या अंतर है, इनफिल्ट्रेशन कहां कब हो रहा है, जब अनसैचुरेटेड कंडीशन है, तो तब जो एंट्री ऑफ वाटर हो रहा है, एंट्री हो रहा है पानी का और अलग अलग पोर में पानी घुस रहे हैं, तब तो इनफिल्ट्रेशन बोल दिया। वहां पर मैंने डाउनवर्ड वर्ड यूज नहीं किया। पर्कुलेशन में क्या होता है कि जब नियरली सैचुरेटेड कंडीशन आ जाता है, पोर्स भर जाते हैं, तो पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है वाटर का, है ना, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और यही पर्कुलेशन के कारण ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। ठीक है, अब पर्कुलेटिंग वाटर के साथ अगर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो उसको हम बोल देते हैं लीचिंग। ठीक है, उसके बाद सीपेज क्या होता है, ये आपने जनरली गांव में केनाल वगैरह देखा होगा, जो इरिगेशन चैनल होता है केनाल, उसके साइड की मिट्टी गीला हो जाती है, तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि सीपेज में ना वाटर का लेटरल मूवमेंट होता है, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो लेटरली होगा, लेटरल मूवमेंट होगा। जैसे केनाल है तो आप देखेंगे इस साइड से इधर का मिट्टी गीला हो गया है, तो क्या होता है उस चैनल से पानी का लेटरल मूवमेंट हो रहा है, कैसे, सॉइल पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट से, एक पार्टिकल ने दूसरे को गीला किया, दूसरे ने तीसरे को गीला किया, तो लेटरल मूवमेंट होता है सीपेज में। अगर इरिगेशन चैनल से वाटर का लॉस हो रहा है तो वो भी सीपेज के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा आंसर साफ हो गया। क्या है आंसर हमारा, पर्कोलेशन, क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन में पूछा है और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, इनफिल्ट्रेशन, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है। पर्कुलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। सीपेज में लेटरल या हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर का। ठीक है ना। लीचिंग, अगर पर्कुलेटिंग वाटर के साथ न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, लीचिंग बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट या ऑल, इनमें से कौन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। जनरली देखिए जैसे स्ट्रेट फर्टिलाइजर, देखिए अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं पहले ये बताइए। तो अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारा जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, ये तीन ही हैं जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं। तो अगर किसी फर्टिलाइजर के पास सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट है तो उसको हम बोल दिए, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे पोटेशियम है, तो उसको तो हम बोल देते हैं कि चलो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसको बोलेंगे जब किसी फर्टिलाइजर के पास दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो। यूरिया में देखिए तो आपको सिर्फ नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। एमोनियम सल्फेट, यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहां से नाइट्रोजन का सोर्स मिल जाएगा, यहां से सल्फर मिल गया, सर दो हो गया, नहीं, सल्फर प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है।
पोटेशियम सल्फेट में चलिए एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो पोटेशियम मिल गया, फिर इधर से सल्फर मिल रहा है, ये भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है। डायमोनियम फॉस्फेट, चलिए यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से फॉस्फोरस, चलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिल गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायमोनियम फॉस्फेट। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। यहाँ पर है आपका क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर का। तो स्टेट फर्टिलाइजर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें क्या रहेगा, वो एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, जैसे यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देगा, एमोनियम सल्फेट सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट में क्या है, नाइट्रोजन, एमोनिया नाइट्रोजन का सोर्स है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहेंगे, जैसे डाई एमोनियम फॉस्फेट, तो यहाँ नाइट्रोजन एमोनिया से मिल गया और फॉस्फेट से हमें फॉस्फोरस मिल गया। कंप्लीट फर्टिलाइजर जिसमें सारे के सारे तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेंगे। इनकम्प्लीट जिसमें कि पूरे 3 नहीं रहेंगे, 3 से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहेंगे। फिर आता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो। फिर से मैं बता रहा हूं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट 3 ही होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो अगर हम आप एसएसपी की बात करें तो उसमें 16% P2O5 होता है, जो कि 25% से कम है। ये फास्फोरस जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ये 25% से कम है एसएसपी में, तो ये हो गया लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। वही अगर हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो देखिए एनहाइड्रस एमोनिया, इसमें कितना है, लगभग 82% नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और ये 25% से ज्यादा है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये भी 25% से ज्यादा है। तो अगर किसी के पास फर्टिलाइजर के पास कि कोई प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से कम में है तो वो लो एनालिसिस हो गया, और 25% से अगर ज्यादा है तो वो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर होगा। आई होप ये चीज भी क्लियर है। हाँ, करंट से है। इंडिया इज रैंक्ड डैश इन मिल्क प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग डैश परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ तो बहुत सारे बच्चे को पता चल गया होगा कि इंडिया का रैंक क्या है मिल्क प्रोडक्शन में। चलिए वो तो है, हमको सभी को पता है कि फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस में फर्स्ट दिए हुए हैं, है ना। कह रहा है कि पहला रैंक है, चलिए वो तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में पहला रैंक है, बट आप बता सकते हैं कि जो टोटल मिल्क ग्लोबली प्रोड्यूस होता है उसमें कितना परसेंटेज हमारा देश कंट्रीब्यूट करता है मिल्क प्रोडक्शन में। इतना तो क्लियर है कि इसी दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि रैंक तो फर्स्ट वाला 2 ही ऑप्शन में है ना। तो यहाँ इंडिया का जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है, 26.64%। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है, एक प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड रैंक है। वही मीट प्रोडक्शन की बात करें, मीट की प्रोडक्शन की, तो इसका इंडिया का 5th रैंक है। ठीक है, ये करंट का सवाल था। Which of the following have lowest productivity? इनमें से जो ग्रुप्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसका होगा। एक होता है सबसे ज्यादा एरिया किसका है, दूसरा होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, और तीसरा होता है कि सबसे ज्यादा या सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसका है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए एरिया वाइज अगर देखिए तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल है ना, एरिया वाइज दिखाया जाए तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल है, फिर फ्रूट है, फिर स्पाइसेज है, फिर प्लांटेशन क्रॉप है, फिर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल है, फिर फ्लावर है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेम है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बट यहाँ पर एरिया में स्पाइसेज ज़्यादा था, यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप ज़्यादा आ जाएगा प्रोडक्शन में, और स्पाइसेज उसके बाद आएगा। लो में है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल वेजिटेबल और फॉलोड बाय फ्रूट्स होगा, फिर फ्लावर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाएगा, और सबसे लोवेस्ट जो प्रोडक्टिविटी होता है वो होता है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी इस कैटेगरी में किसका होता है, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना PMKMY was launched on 9th August 2019, 2nd October 2019, 14th April 2018, 11th June 2018 और 16 सितंबर 2020। जो प्रधानमंत्री हमारा किसान मनधन योजना है, ये एक्चुअली एक ओल्ड एज पेंशन ग्रुप, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो हमारे गवर्नमेंट ने निकाला था। ठीक है, इस लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च जो हुआ था 9 अगस्त 2019
2019 को हुआ था। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना जो था ये 9 अगस्त को आया था 2019 में। और ये जो है हमारा गवर्नमेंट स्कीम जो है ये मेनली ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। जनरली ये स्कीम जो होता है कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी कि अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो इसके लिए एज ग्रुप क्या रहेगा, मिनिमम एज 18 रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा, 40 साल का रहेगा, है ना। आपको वहां पर हर मंथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना रहेगा, है ना। वहां पर क्या करना है, हर मंथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 55 रुपया होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 200 रुपया होगा। क्या मिनिमम कितना होगा, 55 और 200 मैक्सिमम होगा। अब जो व्यक्ति 18 साल के उम्र में ही इस स्कीम में घूम रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, और जो लेट घुसेंगे इस स्कीम में, सपोज कोई 30 साल की उम्र में घुस रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। एक्चुअली इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि ये तो हर मंथ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद इस स्कीम के तहत पर मंथ आपको 3000 रुपीज गवर्नमेंट देगी। कितना, पर मंथ 3000 रुपीज क्या करता है गवर्नमेंट, इसको देता है। किसकी स्कीम के तहत, इस हमारा प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ठीक है। अब 18 वर्ष में कोई घुस रहे हैं, कोई 30 वर्ष में घुस रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है जो 18 साल में घुसेंगे इस स्कीम में वो बहुत पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है। वही जो बाद में घुसेंगे 30 में, जो जितना 40 के नजदीक जाते जाएगा उनका कंट्रीब्यूटरी अमाउंट बढ़ते जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटरी अमाउंट है वो क्या है, 55 से 200 रुपया पर मंथ है। और जब आप 60 साल के हो जाओगे, 60 साल के बाद, तो पर मंथ आपको 3000 रुपीज वहां पर देख मिलेगा, है ना। आपसे 2 सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि सपोज आपने 55 साल तक आपने क्या किया, मंथली कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद आपका डेथ हो जाता है, तो उस केस में इस स्कीम का क्या होगा। या जब आप 60 साल के बाद 62 साल के हुए और आपका डेथ हो गया तो उस केस में इस स्कीम का क्या बेनिफिट्स रहेगा, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। अब इसमें कुछ हैं कि कौन कौन से हैं, जो कुछ जो कोई जॉब में है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो उसको इस स्कीम के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कवर हुआ उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना का बेनिफिट लिया उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं उनको नहीं मिलेगा। जो लैंडलेस लेबर है उसको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे दूंगा, उसको आप रिवाइज कीजिए। फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी न किसी नए टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन कुछ ना कुछ नया चीज़ लाऊंगा जो कि मैं आपको समझाऊंगा और फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक यू।